Hello everyone, how are you? Fine. Once again welcome to my channel. और आज मैं आप लोगों को क्लास 10th लेवल का जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। मैंने लाइव प्रोसेस आगे पढ़ाया हुआ है, तो उसमें से एक टॉपिक जो है डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया हुआ है, जो वीडियो पढ़ा है। आज हम आप लोगों को रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ाएंगे, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में। आइए देखा जाए। टॉपिक हमारा है द ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। पहला टॉपिक है ब्रीदिंग और दूसरा टॉपिक है रिस्पिरेशन। ब्रीदिंग क्या होता है? ब्रीदिंग बोलते हैं हम लोग टेकिंग ऑफ फ्रेश एयर एंड O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू लंग्स। यानी एटमॉस्फेयर से जो हम ऑक्सीजन भरते हैं इज कॉल्ड इनहेलेशन एंड रिमूविंग ऑफ एयर फ्रॉम लंग्स is called exhalation and both process known as breathing। तो हम लोग अपनी भाषा में कह सकते हैं कि टेकिंग ऑफ एयर, फ्रेश एयर फ्रॉम व्हाट एटमॉस्फेयर एंड रिमूविंग ऑफ एयर फ्रॉम लंग्स इज अदरली नोन एज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन एंड बोथ आर कॉल्ड ब्रीथिंग। समझ में आया? सांस लेना एंड सांस छोड़ना, इसे हम लोग सांस लेने की प्रक्रिया कहते हैं। तो टेकिंग ऑफ गैसेज इज नोन एज इनहेलेशन एंड रिमूविंग ऑफ गैसेज इज नोन एज एक्सहेलेशन एंड बोथ आर कॉल्ड ब्रीथिंग। अब क्वेश्चन ये है कि हम लोग इनहेलेशन करते हैं तो उसमें कितना गैस लेते हैं, एक्सहेलेशन करते हैं तो उसमें कितना गैस छोड़ते हैं। आइए देखा जाए। इनहेलेशन में हम अगर रेशियो में लें तो ऑक्सीजन 21% में, नाइट्रोजन 78% में, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% में और वाटर के लिटिल अमाउंट्स में। तो अब इतना हम लोग जब टेक कर लेते हैं तो जब रिलीज करते हैं तो कितना एक्सहेल करते हैं, तो कितना ऑक्सीजन 16.4% में, नाइट्रोजन 78% में, CO2 4.4% में, H2O a lot of amounts। यानी कि जब हम गैस छोड़ते हैं यानी कि एक्सहेलेशन करते हैं तो वाटर का अमाउंट ज़्यादा निकलता है, इनहेल करते हैं तो वाटर का अमाउंट कम इनहेल करते हैं। इसमें नाइट्रोजन का काम क्या होता है? न एक्शन करता है न करने देता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इज अ बर्निंग गैस। ऑक्सीजन क्या है? ज्वलनशील गैस है। जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन स्प्रेड है और ऑक्सीजन को जलने नहीं देता है, वैसे हम लोग के बॉडी में भी उसका वही रिएक्शन है और हमारे जो है रिस्पायरेटरी जो ट्रैक है वहां तक पहुंचाने का ये काम करता है। तो इनहेलेशन का हम लोगों ने डिफिनेशन अगर देखना है तो देख लेंगे, टेकिंग ऑफ फ्रेश एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू लंग्स। और एक्सहेलेशन का देखेंगे, रिमूविंग ऑफ एयर फ्रॉम लंग्स इज नोन एज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन एंड बोथ आर कॉल्ड ब्रीथिंग। ये हो गया। अब आइए हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या है। मेनी ऑर्गन्स हम लोग जानते हैं, मेनी ऑर्गन्स डू ए वर्क इन वन टाइम इज नोन एज सिस्टम। अब वो रिस्पायरेशन का काम करेंगे तो रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेशन का करेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेशन का करेंगे तो सर्कुलेटरी सिस्टम इत्यादि कहलाता है। यहाँ पे जैसे सपोज मान लीजिए हम लोग के बुक में फिगर दिया हुआ होता है, जैसे लैरिंग्स है और लैरिंग्स से आपका जो है पाइप जो ट्रैकिया, जिसे हम लोग रिस्पायरेटरी कैनल भी कह सकते हैं। और यहाँ से और पतला होता है, ये नैरो होता जाता है जिसे ब्रोंकस कहते हैं। लंग्स में जाता और आपका जो पतला होता है उसे ब्रोंकियोल्स कहते हैं, जिस पर सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे जो है गोल गोल स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम लोग एल्वेलाई कहते हैं। और ये जो एल्वेलाई जो होती है, ये जो एल्वेलाई होती है इसका अमाउंट, यानी जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका अमाउंट कितना होता है? इन वन लंग्स 30 करोड़। कितना होता है? 30 करोड़ होता है। अर्थात दोनों लंग्स में कितना हो जाएगा? 60 करोड़। अब हम कह सकते हैं आपकी एल्वेलाई का रोल क्या है? यह वह प्लेस है जहां गैसों का एक्सचेंज होता है, अदला बदली होता है। बॉडी से CO2 जो आता है और एटमॉस्फेयर से हम O2 लेते हैं, यही वह प्लेस होता है जहां पर क्या होता है? एक्सचेंज होता है। तो ये आपका क्या हो जाता है? एल्वेलाई हो जाता है। यानी कि लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स, एल्वेलाई, और ये दोनों हमारे लंग्स होते हैं। अब यहाँ आप देखोगे तो जैसे अब हम लोग नाक से सांस लेते हैं ना,
तो नाक से जब सांस लेते हैं तो जो हम लोग नाक का पोर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नोस्ट्रिल कहते हैं। तो मैंने समझाने के लिए बताया है, नोस्ट्रिल होता है। नोस्ट्रिल से लंबा एक पाइप होने से नजल डक्ट्स कहते हैं, जिसमें हेयर होते हैं, जिसे नजल हेयर भी कहते हैं। और इसमें म्यूकस के कारण क्या होता है, ये हेयर कड़े होते हैं, यानी खड़े और कड़े होते हैं कि डस्ट पार्टिकल्स जाकर उसी में चिपक जाए। फिर आगे देखेंगे तो यह नजल पैसेज होता है, जिससे हम नजल कैविटी कहते हैं। और ये फेरिंक्स से लैरिंक्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकस, ब्रोंकस से ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स से आपका लंग्स में खुला हुआ है, जिस पर आपके क्लस्टर ऑफ एल्वेलाई पाए जाते हैं, जो एक प्लेटफॉर्म होता है गैसों का एक्सचेंज करने वाला जो भाग होता है। ये नीचे जो है एक का इसका बेस बना होता है, इसे डायफ्राम कहते हैं। इसको कवर किया जाता है, जिससे हम लोग मेम्ब्रेन यानी प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। यानी ये इसका स्ट्रक्चर है। मैंने यहाँ पे एलोलाई यानी क्लस्टर ऑफ एलोलाई को बाहर निकालकर और यहाँ पे मैंने एक एलोलाई को दिखाया है, जिसके भीतर क्या होता है, एक्सचेंज होता है। कैसे होता है, ये 11 का टॉपिक है और हम क्लास 10 का टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं। जब 11 वाला पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कैसे इसमें डिफ्यूजन का प्रोसेस चलता है। वैसे जान जाओ डिफ्यूजन के प्रोसेस से ही क्या होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है। और रिस्पिरेशन किसे कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रिस्पिरेशन। वह प्रक्रिया जो फूड को तोड़कर उससे ऊर्जा बनती है, उस क्रिया को हम रिस्पिरेशन कहते हैं। ये आपके जैसे फूड है, ऑक्सीजन क्या किया, ब्रेक किया, CO2 एनर्जी में ब्रेक कर दिया। तो अगर हम इसको अपनी भाषा में अगर जो है डिफाइन करें तो हम कहेंगे व्हेन ऑक्सीजन ब्रेक टू फूड बाय ऑक्सीडेशन प्रोसेस and release energy, this process known as respiration। और इसके जो है दो टाइप्स होते हैं, पहला होता है एरोबिक रिस्पिरेशन और दूसरा होता है एनारोबिक रिस्पिरेशन। When respiration occur with oxygen is known as aerobic respiration। When respiration occur absence of oxygen is known as anaerobic respiration। अब जो है जैसे मैंने आपको टॉपिक लिखने के लिए बता दिया यहाँ पे, the respiration which use O2 is called aerobic respiration। यानी वह रिस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया जाए, आपका एरोबिक। और absence of oxygen, the respiration which take place without oxygen is called anaerobic respiration। जिसमें हम ऑक्सीजन का यूज ना करें, वैसे ही हमारा फूड टूट जाए तो कैसे टूटता है, ये एंजाइम के थ्रू टूटता है और एनर्जी बनाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये है आपका जो है फूड ग्लूकोज, ये है ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज जब सेल के साइटोप्लाज्म में पहुंचता है तो आपका 10 साइकिल में टूटता है एंजाइम्स के थ्रू। वहाँ ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं होता है। उस साइकिल को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस साइकिल बोलते हैं। और वो जब टूटता है तो अब आपका पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी लास्ट उसका जो है मैटर क्या बनता है, पायरुविक एसिड बनता है। अब वो पायरुविक एसिड क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर भी क्या होता है, एक साइकिल चलता है, जो आपके जो 10 कंपाउंड्स में वो भी टूटते हैं, लेकिन वहां पर ऑक्सीजन का यूटिलाइज होता है और ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर इस पायरुविक एसिड को तोड़कर 38 ATP एनर्जी रिलीज करता है। मतलब एक ग्लूकोज टूटता है तो टोटल 38 ATP आपके एनर्जी रिलीज होते हैं। बट अगर हम देखें तो ग्लूकोज जो है साइटोप्लाज्म में जब टूटता है तो 14 ATP बनता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं इसको। और बाकी आपका माइटोकॉन्ड्रिया में जब यह आपका ब्रेक होता है तो 24 ATP बनता है। अर्थात साइटोप्लाज्म में आपका ग्लाइकोलाइसिस प्लस फर्मेंटेशन के प्रोसेस के फलस्वरूप 8 और 6 ATP रिलीज होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में आपका 12 पेयर में ATP रिलीज होते हैं। इस प्रकार से हम देखेंगे तो एक ग्लूकोज जब ब्रेक होता है तो 38 ATP रिलीज होता है। इसी चीज को मैंने एक और फॉर्म में बताया है कि जैसे मान लो कि ग्लूकोज है तो ग्लूकोज आपके ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस चल रहा है साइटोप्लाज्म में, तो 2 पायरुविक एसिड में टूटा। अब ये पायरुविक एसिड हम लोग के मसल्स में जहाँ ऑक्सीजन अगर नहीं है, यानी कहाँ नहीं है, साइटोप्लाज्म नहीं ना है, तो वहां पर जब टूटता है तो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो 2 ATP निकालता है जो एनर्जी के रूप में होता है। या फिर अगर यही पायरुविक एसिड ईस्ट में या बैक्टीरिया में जाए, ऑक्सीजन न मिले
तो वहाँ ये एथिल अल्कोहल या फिर इथेनॉल के रूप में टूटता है और 2 कार्बन डाइऑक्साइड और 2 एटीपी रिलीज करता है। मतलब अगर हम लोग देखें तो ये आपका जो ग्लूकोज होता है जो साइटोप्लाज्म में टूट रहा है बिना ऑक्सीजन का, तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? एनारोबिक रिस्पिरेशन बोल सकते हैं। और ये माइटोकॉन्ड्रिया में टूट रहा है ऑक्सीजन के साथ, इसे हम क्या बोल सकते हैं? हम लोग इसे एरोबिक रिस्पिरेशन बोल सकते हैं। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? अर्थात एक सेल के भीतर साइटोप्लाज्म में ऑक्सीजन से नहीं टूटता है, बिना ऑक्सीजन के टूट जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एनारोबिक रिस्पिरेशन। अब माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर जब जाता है तो ऑक्सीजन से ग्लूकोज टूटता है, यानी ग्लूकोज का भाग टूटता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एरोबिक रिस्पिरेशन। अब देखो होता क्या चीज है, जैसे लैक्टिक एसिड जो है प्लांट और एनिमल में पाया जाता है, और यही जो ग्लूकोज जो बैक्टीरिया ईस्ट होता है तो उसमें आपका एथिल अल्कोहल के रूप में टूटता है। अब ये दोनों प्रोसेस हम लोग के शरीर में चलते हैं। जैसे मान लो दौड़ते दौड़ते आए हम, जैसे सीढ़ी से चढ़ते हुए आए, थक गए, तो थकने का मतलब क्या हुआ? जो हमारे थाई मसल्स है वहाँ पर ज़्यादा वर्क हो गया, उसको तुरंत एनर्जी चाहिए। जब तुरंत एनर्जी चाहिए तो ग्लूकोज क्या हो गया? ब्रेक कर गया और लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब लैक्टिक एसिड क्या करता है? वो जब सेल में बनता है तो वो क्या करता है? वो थकावट पैदा करता है। जब थकावट पैदा करता है, हम लोग थक जाते हैं, तो आपको जो जब थकावट पैदा करता है तो फिर क्या होता है कि हम लोग रेस्ट करते हैं। जब रेस्ट करते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा जब वहाँ पर जब जाती है तो ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड को क्या करता है? यानी कि जब वह लैक्टिक एसिड को तोड़वाने का काम करता है, मतलब हम कहें कि लैक्टिक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर जब जाएगा धीरे धीरे तो ऑक्सीजन उसको क्या करेगा? तोड़कर CO2 में कन्वर्ट कर देता है और एनर्जी बना लेता है। बहरहाल ये टॉपिक जो है आपके सीनियर क्लास के लिए, आपके लिए यही है कि रिस्पिरेशन के 2 टाइप होते हैं, एक होता है एरोबिक और एक होता है एनारोबिक। एरोबिक हम उसे कहते हैं कि जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज टूटता है, एनारोबिक उसे कहते हैं कि जब ऑक्सीजन के एब्सेंस में टूटता है। क्लियर? आपको याद रखना है ये वाला रिएक्शन। तो यह था रिस्पिरेटरी सिस्टम, और इसको आप कायदे से पढ़ लीजिएगा। आगे के टॉपिक अगले वीडियो में मिलेगा। ओके।